आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मूलचंद मार्ग पर अवैध नल कनेक्शन किए जा रहे थे। रहवासियों की शिकायत मिलने पर नगरपालिका अमला मौके पर पहुंचा और अवैध नल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई। नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जानकारी में बताया कि मौके पर लगभग 30 से अधिक नल कनेक्शन कर रहे हैं। बताया गया कि वार्ड पार्षद विनोद बोरीवाल ने पैसे लेकर ये अवैध नल कनेक्शन करवाए। नगरपालिका के पहुंचते ही मौके से फरार हो गया। अवैध नल कनेक्शन लेने और करवाने वाले वार्ड पार्षद के खिलाफ पंचनामा बनाकर तैयार किया गया। निश्चित ही बहुत जल्द नगरपालिका द्वारा अवैध नल कनेक्शन कर रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जबकि वार्ड पार्षद का कहना है कि क्षेत्र में जो भी नल कनेक्शन हुए हैं वे सभी वैध हैं। हो रहे थे तो हमने उसको मुके देखा, उसको पकड़ा और वो भग गया। और अवैध कनेक्शन करता रहता है। तो ये कनेक्शन किए गए हैं? 30-40 कनेक्शन कर दिए उसको अवैध। नगरपालिका द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी सीएमओ साहब के पास ले जाते हैं, पंचनामा बनाकर ले जाएंगे, जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। बुधवार को भारतीय अफीम किसान विकास समिति द्वारा नई अफीम नीति 2020-21 में संशोधन की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया गया। साथ ही धरने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि 4 व 5 जनवरी को हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण अफीम की फसलों का नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर मुआवजा दिया जाए। मंत्रालय द्वारा अफीम नीति की मात्रा 5.09% रखी गई है, जिसे 3% किया जाए। किसान विकास समिति द्वारा ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2098 से रुके हुए प्राकृतिक आपदा से सभी पट्टे 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बहाल किए जाने की मांग भी किसानों द्वारा की गई। उपरोक्त ज्ञापन और धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष निमच परसराम मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण झाझुरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह नरसिंह दास आदि उपस्थित थे। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के नाम से हमारा संगठन है और हम लोग इस आंदोलन को 5-6 साल से चला रहे हैं। और हमारी मांग है कि एक तो अभी जो 4 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है तो उसका आंकलन किया जाए। बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है। तो अफीम का लाइसेंस है तो इसमें बड़ी रिस्क है, थोड़ी सी 1 ग्राम के ऊपर भी लाइसेंस बंद हो सकता है, इसलिए किसानों को बड़ी चिंता है। दूसरी बात यह है कि मार्फिन का जो नियम 5/9 इस साल वापस कर दिया है, तो ये संभव है भी नहीं, क्योंकि 4 में भी लाइसेंस कटे हैं, अभी 4-2 में भी बहुत सारे लाइसेंस कट गए हैं। तो हमारी मांग है कि 3 ही किया जाए, कि मार्फिन 3 कर दो और जो रुके हुए कम गठिया के पट्टे के बहाल करने की भी मांग है हमारी। और जो 1998 से आज दिन तक जो प्राकृतिक आपदा से जो भी लाइसेंस कटे हैं तो वो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सभी पट्टे बहाल किए जाए। कितने पट्टे ऐसे हैं जो कटे हुए हैं, कितने किसानों में? देखिए सर, 1,60,000 लोग अफीम की खेती करते थे, उसमें से अभी फ़िलहाल 70,000 लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी 90,000 पट्टे बाकी है। तो हमारी मांग है कि सभी पट्टे बहाल किए जाए और ये विदेश जो कोटिन मंगा रहे हैं उसको बंद किया जाए। भारत के किसानों के साथ में न्याय किया जाए, क्योंकि विदेशी से दवाइयाँ मंगवा रहे हैं। तो भारत में जो अफीम की फैक्ट्री इन्होंने अभी एक भी नहीं खोली है, जबकि जो अंग्रेज़ खोल के गए थे उसके बाद में इन्होंने ये नीमच की फैक्ट्री और गाजीपुर की फैक्ट्री है, जबकि 1-2-4 फैक्ट्री हर साल खोलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, नशा करके इसको बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ अफीम की खेती होती है, हाड़ौती में, मारवा में, मेवाड़ में कोई अफीम नहीं खाता है। बाहर के लोग अफीम खाते हैं तो उनको समझाए हमारी अफीम की खेती के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस प्रकार से अफीम की दवाइयाँ बनती है तो ढोड़ा चूरा की भी दवाई बन सकती है। तो किसानों को ढोड़ा चूरा जलाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, ये भी गलत है कि भाई जो नुकसान हो रहा है तो फसल कमाते, किसी को तनख्वाह मिले नहीं, कहते तुम आग लगा तो कोई लगाएगा क्या। लेकिन किसानों के साथ में ऐसा ही हो रहा है कि उसकी मेहनत के आग लगा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि भाई कि इस ढोड़ा चूरे की भी दवाई बनाओ, जिस प्रकार से अफीम की दवाई बनती है ये अफीम में ही है। तो आपका नाम और पद?
मैं रामनारायण जाजड़िया, मैं इस समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने 17 जिलों में अलग अलग 17 समिति बना रखी है। यहाँ नीमच के हमारे ये जिला अध्यक्ष परशुराम जी मीणा है और मैं प्रताप के पास गांव बोरी में रहता हूँ। हो सकता है ना ये भी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है तस्करी पर रोक लगाने के लिए इस तरह का कोई निर्णय लेना चाह रही हो, लेकिन नहीं, इससे तस्करी क्या- पे तो किसानों को पैसा भी नहीं दे रहे हैं। 1200 रुपये 2000 रुपये दे रहे हैं, तो पैसा नहीं देगा तो चोरी करेगा कोई न कोई। तो उसकी मेहनत की यार, एक मजदूरी का ही पैसा नहीं मिल रहा उसको। ये शर्म नहीं आ रही सरकार को कि भाई कि इनको कम से कम 60 साल में कि एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है। जो अंग्रेज दे रहे थे वही पैसा दे रहे हैं आज भी। रेट बढ़ाई जाए, तस्करी पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ऑटोमेटिक तस्करी बंद हो जाएगी। तस्करी किस बात की है? क्या इसमें दवाइयाँ बना रहे हैं हम, तो जीवन रक्षक दवाई बन रही है, इसमें तस्करी का क्या मतलब है? जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। हम क्या उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं? क्या किसान तो सब चोरी थोड़ी करते हैं क्या? कुछ लोग हैं तो उनके हिसाब से सबको बदनाम क्यों कर रहे हो आप? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत बुधवार को दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में स्वनिधि संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, अपर कलेक्टर सुनील राजनायर, एसपी सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, विधायक दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू, जिला पंचायत आशीष सांगवान आदि शामिल हुए। आयोजित इस कार्यक्रम को कलेक्टर, विधायक आदि ने संबोधित किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि इस योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अभी तक 931 पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार का ऋण वितरित किया गया है। प्रदेश में 2 लाख हितग्राहियों को ऋण वितरण का कार्य पूर्ण होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लाइव प्रसारण के माध्यम से नीमच जिले के शहरी पथ विक्रेताओं से संवाद किया तो उनसे डायरेक्ट संवाद करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम देखते हैं ऐसे अनेक हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और वही लाभ नीमच की जनता को भी मिला है। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैलने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता जनार्दन को सचेत करने के लिए जनता कर्फ्यू का आयोजन किया। इन दिनों लुटेरी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है, जो शहरी क्षेत्र की बजाय आसपास से सटे इलाकों में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने में लगी हुई है। पिछले दिनों इसी प्रकार की हुई 2 चेन झपटी में वारदातों से पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बीते मंगलवार की देर शाम सिटी थाना क्षेत्र में एक और लूट की वारदात सामने आई। ग्राम नेवड़ बांछड़ा डेरो के समीप अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पहले उपज से भरे एक पिकअप वाहन को रोका तथा बाद में चाकू से हमला कर उपज से भरे पूरे वाहन को लूट ले गए। हालांकि बदमाशों की यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और इनमें से एक बदमाश पुलिस के हाथ लग गया। वहीं पुलिस द्वारा बाकी फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। घटना में पिकअप सवार 3 लोगों शाहरुख निवासी बघाना, किसान श्यामलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी ग्राम जाबदा थाना रतनगढ़ एवं कृषि उपज मंडी के सिक्योरिटी गार्ड दिनेश पिता कन्हैयालाल गुर्जर निवासी गणेशपुरा घायल हो गए। बाद में सिटी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने इन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए धर पकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा का कहना है कि लूटा गया पिकअप वाहन बघाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लेवड़ा के समीप पलटी खा गया, जिसे बाद में पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया, लेकिन दोनों बदमाश अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। ये कल रात 10 बजे थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन जिसमें कुछ सामान ले जा रहे थे उसको इंटरसेप्ट करके 4 अज्ञात लोग जो एक ही बाइक पे आए थे, उन्होंने उनको डरा धमका के एक किनारे ले जाके पिकअप उनका लूट कर वहाँ से निकल लिए थे। तो सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सभी थानों को बताया गया नाकाबंदी करने के लिए और पूरी सर्वेलेंस टीम को सक्रिय किया गया, जिसके फलस्वरूप 1-2 घंटे बाद जो पिकअप वाहन जो थी वो भी एक जगह लावारिस हालत में पाई गई और उसमें जो एक आरोपी था वो अभी उसकी पहचान हो गई है और बाकी लोग का भी खुलासा होने की जल्द उम्मीद है। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अचानक हुए कौओं की मौत के मद्देनजर पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक आदेशित कर कंट्रोल रूम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित किया गया है। जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायियों को भी हिदायत दी गई है, साथ ही सैंपलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू से मौत की कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, मगर संभावना है कि जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद की स्थिति को
देखा जाएगा। अभी 2 दिन पहले 40-50 कौवे की मरने की खबर हमको आई थी। उन सारे कौवों को हम लोगों ने भोपाल भेज दिया है लैब में सैम्पलिंग के लिए। साथ ही साथ कुछ ओपन मार्केट से, पोल्ट्री फार्म से और कुछ चिकन शॉप से हम लोगों ने बर्ड्स के सैंपल लिए हैं और उन सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया डीडी डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी के लीडरशिप में। और हमारे लोगों से सलाह ये है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं अभी इनके कंजम्पशन से बचें, बर्ड्स के कंजम्पशन से। और जो हाई फ्लेम पे ही इसको पकाएं अगर आप खाना भी चाहते हैं तो। और डेफिनेटली जैसे सैंपल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग इसको आगे कर रहे हैं। ये 48 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट, तो मुझे लगता है आज शाम में कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाती है। नीमच जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन नीमच जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने की। बैठक में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, एसपी सूरज कुमार वर्मा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, एडिशनल एसपी एसएस कनीश, एडीएम सुनील राज नायर, कॉलेज प्राचार्य LN शर्मा सहित विभिन्न जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी दिनों में महाविद्यालयों में भौतिक रूप से छात्रों की उपस्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तय किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि अब सभी कक्षाओं का संचालन नियमित रूप से होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नियमित कक्षा के दौरान शुरुआती दौर में 25% तक छात्र उपस्थित रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक रूप से महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। उसके 3 चरण उन्होंने बनाए हैं। 1 जनवरी 2021 से महाविद्यालय में प्रैक्टिकल की कक्षाएं प्रारंभ होंगी। 10 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भौतिक रूप से पढ़ने के लिए अलाउ किया जाएगा। उसी तरह से 20 जनवरी से जो बाकी की शेष कक्षाएं हैं वो प्रारंभ होनी है। ये ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है, किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन रेगुलर जारी रहेगी। जो विद्यार्थी महाविद्यालय में भौतिक रूप से आना चाहते हैं उनके हम अनुमति और घोषणा पत्र लेंगे, उनके अभिभावक की अनुमति और घोषणा पत्र लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितनी संख्या में विद्यार्थी महाविद्यालय में आकर पढ़ना चाहता है। उनके बैच बनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, 6-6 फीट की दूरी पर बिठाया जाएगा और उनको महाविद्यालय में बिठा करके पढ़ाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की जो मंशा है उसका जिले के सभी महाविद्यालय के प्राचार्य पूरी तरह से तैयार हैं और हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस काम को अंजाम देंगे। सर, लगभग कितने छात्र छात्राओं की उपस्थिति होने की संभावना जाएगी? हम ये मान रहे हैं कि महाविद्यालय में जितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है तो लगभग 25% विद्यार्थी तो महाविद्यालय में भौतिक रूप से आएंगे और उनकी हम बैच बनाएंगे और बैच बना करके रोटेशन से उनको महाविद्यालय में बुलाएंगे। सावधानी पूर्वक कॉलेजेस को चालू करने का निर्णय लिया है। सभी नियम कॉलेज के प्राचार्यों ने बना लिए हैं। बच्चों की कंसेंट ली जाएगी, उनके माँ बाप की कंसेंट ली जाएगी और उसके बाद एक डेस्क पे पहले 2 या 3 बच्चे जो बैठते थे उसकी जगह 1 बच्चा ही बैठे और जरूरत हुई तो आधे बच्चों को कम करते हुए अल्टरनेट डे ऑड इवन का नंबर जिनकी सहमति आएगी उनका बनाते हुए आधे बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ सामाजिक संपर्क और व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है उसका IQ लेवल बढ़ाने में, इसलिए ये निर्णय लिया। सर, बर्ड फ्लू का भी मामला नीमच में शुरू हुआ है तो? अभी जानकारी आई है, कल सैंपल चले गए हैं, आज रात को या कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके लिए सावधानी बरतने का निर्णय
लिया गया। सर कोई विद्यालय पहले जो ऐसे परिसर है जिनमें ऐसे वृक्ष भी लगे हुए हैं जहाँ पर ये कौवों की भी उसको लेकर नहीं, उसकी सावधानी बरतेंगे। अभी समय है कॉलेज की पूरी क्लासें चालू होने में, उसके पहले ये विषय खत्म हो जाएगा। सर कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी बाकी की चीज की तैयारी है नीमच शहर में क्या? नहीं, कोरोना की कल ट्रायल रन शुरू करेंगे, मतलब ड्राई रन करेंगे, ड्रिल होगी। उस ड्रिल के अनुरूप ऑब्जर्व करके तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि प्रदेश और देश में ये तय किया गया, एक श्रृंखला तय की है कि पहले सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य कर्मचारियों को सबसे पहले देंगे। उसके बाद 50 साल से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को पहले टेकअप करेंगे। उसका सबका अक्षरशः पालन किया जाए। मंदसौर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। बुधवार को बारिश से राहत के बाद आज गुरुवार सुबह मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए फिर मुसीबत लेकर आया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मालवा इलाके में भी देखने को मिला है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुँच गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोग ठंड से ठिठुरते व अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम में घुली ठंडक के बाद सुबह सुबह लोगों ने चाय की जमकर चुस्कियां ली। गौरतलब है कि बीते दिनों मंदसौर जिले में तेज बारिश व ओलावृष्टि का कहर बरपा था, लेकिन शीतलहर अब अपने तेवर दिखा रही है। एक बार फिर ठंड के पनपने पर लोग जब आज सुबह घर से निकले तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करके निकले। वहीं लोगों की माने तो अब मकर संक्रांति तक ठंड अपने तेवर कुछ इसी तरह दिखा सकती है। और फसलों की बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों पर अब शीतलहर की मार देखने को मिल सकती है। छोटे छोटे गड़े थे और ओलावृष्टि हुई, पर कोई इतनी नुकसानदायक नहीं हुई है। हाँ, कहीं अफीम की फसल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वो भी आकलन करने पर मालूम पड़ जाए, इतनी ज़्यादा क्षति नहीं हुई है। और फसलें भी ऐसी कोई नुकसानदायक अभी नुकसान नहीं हुआ है किसानों को। अगर आगे कुछ होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए हम सरकार को आवेदन करेंगे किसानों के लिए। और ये भी अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा सर, क्योंकि अभी मौसम गया नहीं है अपने यहाँ से, जो मावटे का मौसम है गया नहीं अभी। हाँ, इसलिए मौसम तो इस प्रकार से रहने वाला है, इस सप्ताह तो पूरा ऐसे ही रहेगा सर। बहुत ठंडा है काफ़ी दिनों से। अभी थोड़े दिन पहले इसकी ओलावृष्टि भी हुई थी, इसके कारण अभी भी मौसम ठंडा है। 10:30 बज चुके हैं, अभी भी यही हाल है। लोग बाग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। बारिश गिरी, उसके बाद आज भी मौसम का रुख वैसा ये बारिश नहीं है, फिर भी ठंड का प्रकोप जारी है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे चुकी है, पर अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। जैसे कि बारिश के बाद कल मौसम थोड़ा लग रहा था साफ है, पर आज फिर मौसम ठंडा है सर। पहले मंदसौर शहर मुख्यालय, अब जिले के अन्य नगरों व गाँव में भी कौओं के मरने की खबरें प्राप्त हो रही है। जिले के सीतामऊ और पीपलिया मंडी में भी कौए मृत अवस्था में मिले हैं। तस्वीरें पीपलिया मंडी नगर की है। यहाँ भी लगातार कौवों और कबूतरों के मरने का सिलसिला जारी है। नगर परिषद द्वारा 3 दिनों से लगातार मृत पक्षियों को इकट्ठा कर जलाया जा रहा है। नगर में लगातार मृत पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृत पक्षियों की सूचना मिलने पर नगर परिषद द्वारा मृत पक्षियों को उठाकर उक्त स्थान को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही पक्षियों के मरने की सूचना के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। साथ ही आमजन को भी सावधानी रखने व सजग रहने की सलाह प्रशासन ने दी है। नगर परिषद में सूचना प्राप्त होने के बाद में हमारी टीम तैयार करके हम मौका स्थल पर पहुंचते हैं, तो उसको सैनिटाइज करके उसको उठाया जाता है। ग्लव्स देते हैं कर्मचारी को, और उठाने के बाद में उसको जहाँ स्थान है वहाँ पे ले जाके उसका दाह संस्कार करते हैं, जिससे कि दूसरे पक्षी उसके चपेट में नहीं आए और बीमारी ना फैले। अभी तक कितने पक्षी मारे और कौन कौन से मारे, कोई जानकारी? अभी 3 दिन से लगातार 2 तो कौवे जला चुके हम और 2 कबूतर। आप नगरवासियों को किस तरह की हिदायत देना चाहेंगे? कोई भी पक्षी घायल अवस्था में मिले तो किस तरह संपर्क करें, सतर्कता बरतें? नगरवासियों को यही सूचना है कि कहीं पे भी कोई भी पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो बच्चों को हाथ नहीं लगाने दे, नगर परिषद में सूचना दे। तो नगर परिषद में सूचना आने के बाद में हमारी टीम द्वारा उसको डिस्पोजल किया जाए। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से लोगों को बड़ा खतरा होगा, इसलिए लोगों को अभी से प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। ये बात
आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने मंदसौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी 10 साल के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा लेकर निकले हैं। 10 साल तक वे एनर्जी बस में ही रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और अपना काम ही करेंगे। सोलर एनर्जी बस पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बनी है और इसके ऊपर सोलर एनर्जी की प्लेट लगी हुई है। जब ये बस चलती है तो इसका इंजन डीजल से चलता है। इसे भी आगे चलकर सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे। बाकी सारे काम इसमें सोलर एनर्जी से ही होते हैं। सोलर एनर्जी बस का जायजा लिया। एनर्जी स्वराज यात्रा को मंदसौर लेकर पहुंचे आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए लोगों से अपील भी की है कि वे सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो जाए और इसे अपनाना शुरू कर दे। ये यात्रा 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के चालू की और अभी तक करीब 13 जिलों में मध्य प्रदेश में यात्रा हो गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है पूरे पृथ्वी पर, और ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि मनुष्य के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। और जब तक बहुत बड़ी मात्रा में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए, जब तक मनुष्य प्रजाति यू टर्न न ले, जिस दिशा में हम जा रहे हैं पहले तो उसमें धीरे हों, रुके और फिर रिवर्स आए, ताकि हम प्रकृति के साथ में रहना सीखें। प्रकृति के जो सूर्य की इतनी अथाह एनर्जी होती है उसका उपयोग करके हमारा जीवन चलाएं, तब हम इसके बैलेंस में जाके रहेंगे। और ये जन आंदोलन के द्वारा ही हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो सरकारें हैं वो बहुत समय लिमिटेड समय के लिए आती है और संसाधन भी सीमित होते हैं। तो जब तक जन जन तक ये चेतना न फैलें और गर्व न हो कि हमारा जीवन सोलर से चलता है, हम सॉल्यूशन के हिस्सा हैं, पॉल्यूशन के हिस्सा नहीं है, इस तरह का आंदोलन बनाने के लिए मैंने जो यात्रा चालू की है, मैं 11 साल की यात्रा है, 2030 तक चलेगी। और एक बस है सोलर की और मैं बस में ही रहता हूँ और बस के माध्यम से एनर्जी स्वराज यात्रा करके मैं ये आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यात्रा के माध्यम से कोई आपने ये टारगेट किया है कि इतना हिस्सा अपन सोलर एनर्जी से पूर्ण कर देंगे? क्या क्या अभी टारगेट? बिल्कुल, हमारा टारगेट है कि अगले 2030 तक कम से कम 1 बिलियन लोग इसके प्रति सजग हो जाएं कि जो एनर्जी का जो हम उपयोग करते हैं उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और साथ ही साथ सजगता के साथ में कम से कम 1 करोड़ घरों को सोलर के मामले में आत्मनिर्भर करें, मतलब बिजली कनेक्शन कटवाएं और सोलर पर जाएं। और ये काम कम से कम 1 लाख लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ होना चाहिए कि लोकल लोग उसको करें और अपना लोकल लोगों को एनर्जी के सॉल्यूशन दे ताकि एनर्जी स्वराज आ सके। और लोगों से क्या अपील करेंगे आप लोगों से, खासतौर से ऐसे जब प्रदूषण? मेरे लोगों से ये अपील है कि जिस तरह से ये जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें हमारा ही नुकसान है। आज हमारे जीवन की जो लाइफस्टाइल उसके कारण हमने हमारे ही पानी को, हमारे ही हवा को, हमारी ही मिट्टी को, हमारी नदियों को, जंगल को ख़राब कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे गांधी जी ने कहा था, अपनी ज़रूरतों को सीमित करें, कम से कम एनर्जी का उपयोग करें और जो कम से कम एनर्जी आपको जो ज़रूरत है उसको सोलर से करें और आत्मनिर्भर बने। हमारा जो मिशन है कि बिजली का कनेक्शन छोड़ें और अग्रणी बने, इस आंदोलन में अग्रणी बने और लोगों के लिए भी उदाहरण बने, यही सबसे अपील है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।